हेलो डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज के लेक्चर में देखिए हम थर्ड टाइप ऑफ बॉन्ड के बारे में पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, जिसको डेटिव बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं या सेमी पोलर बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं या को आयनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, बॉन्ड की लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में भी हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टाइप, पहला जो आप हमारा विंडो है आज का, वो है कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड का। ठीक है, और जिसके कुछ और नाम भी है भाई, जो मैं साथ में लिख देता हूँ, और इसको हम डेटिव बॉन्ड भी बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड, या इसको हम डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम इसको सेमी पोलर बॉन्ड भी बोल सकते हैं, सेमी पोलर बॉन्ड भी बोल सकते हैं, या इसको को आयनिक बॉन्ड भी बोला जाता है, को आयनिक बॉन्ड। बहुत सारे नाम हैं इसके। ठीक है, बट ज़्यादा फेमस भाई क्या है, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, इसमें देखिए ये इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बनता है। एक्चुअली में पहला हमने कहा था आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। ये जो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड है ये इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से एक तरीके से बनता है। ठीक है, डिफरेंस देखिए ध्यान दीजिएगा क्या है। अगर कोवैलेंट बॉन्ड की अगर हम बात करें तो कोवैलेंट बॉन्ड में क्या होता था कि एक एलिमेंट ए आता था, वो एक इलेक्ट्रॉन लेके आता था, दूसरा एलिमेंट बी आता था, वो भी एक इलेक्ट्रॉन लेके आता था, और दोनों ने इलेक्ट्रॉन की क्या कर ली थी, शेयरिंग कर ली थी एक तरीके से। कुछ इस तरीके से कंडीशन था भाई, एक एलिमेंट ए आया, दूसरा एलिमेंट बी आया, दोनों ने आपस में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, तो इससे जो बॉन्ड बना था इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने कोवैलेंट बॉन्ड बोला था, है ना भाई। यहाँ से जो ए और बी के बीच में बॉन्ड बनता उसको हमने कोवैलेंट का नाम दिया था। बट देखिए दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि एक एलिमेंट ए है, उसके ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और दूसरा एलिमेंट बी है, उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, और फिर ये दोनों अपने ऑर्बिटल्स को ओवरलैप कर दें, ए का ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, बी का ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन थे, वो ओवरलैप हो जाए, तो देखिए कंडीशन ऊपर के जैसे ही बन रही है। यहाँ पे भी शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी शेयरिंग में 2 इलेक्ट्रॉन है, बट जो सिचुएशन थी वो अलग अलग थी। यहाँ पे पहली कंडीशन में क्या था, ए भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था, बी भी अपना एक इलेक्ट्रॉन लेके आया था, तो शेयरिंग में दोनों के इलेक्ट्रॉन थे। जबकि यहाँ पे क्या हुआ, केवल ए ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके आए, और बी का कोई भी इलेक्ट्रॉन वहां शेयरिंग में नहीं था। जो शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स थे वो 2 के 2 किसके थे, वो 2 के 2 ए के थे। ठीक है, तो इससे जो बॉन्ड बनता है इसको कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बोलते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड है ये, है ना। बीच में कोवैलेंट टर्म भी लगा सकते हैं। तो ये वाला जो बॉन्ड है ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, या नॉर्मली हम एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोल देते हैं। कोवैलेंट लगाए ना लगाए कोई कंपलसरी नहीं है। ठीक है, तो कंडीशन आई थिंक आप समझ रहे होंगे भाई। यहाँ पे दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे, शेयरिंग होगी तो कोवैलेंट बोलेंगे। यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो कोई एक ही एलिमेंट लेके आएगा। ठीक है, और वो एक तरीके से अब डोनेट कर रहा है भाई, इसलिए हम बोलते हैं ये इलेक्ट्रॉन के डोनेशन से बनता है। ओके, क्लियर है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कहाँ पे इस तरह का डोनेशन होता है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखाता हूं, और ज्यादातर जो एलिमेंट्स डोनेट करने वाले होते हैं उनका ऑक्टेट कंप्लीट रहता है भाई। ठीक है, वो पहले से कंप्लीट ऑक्टेट रखते हैं, फिर वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं। जैसे देखिए अमोनियम आयन के फॉर्मेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, अमोनियम आयन का फॉर्मेशन तो होता क्या है, अमोनिया में नाइट्रोजन के पास देखिए 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नाइट्रोजन के पास 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया,
तो उसके सर पे एक लोन पेयर बच गया है ना, 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी वैलेंस शेल के अंदर। भाई 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन के पास, 3 की बॉन्डिंग करी, 3 चलो शेयर कर लिया है ना, बट उसके पास अभी भी क्या हो गया, एक लोन पेयर वहां पे बच गया। अब इसके पास कहीं से घूमता फिरता भी एक H+ है। सपोज करो हमने एसिड का सॉल्यूशन लिया, उससे अमोनिया की रिएक्शन करी, ठीक है, तो वहां से हमें क्या मिलेगा, H+ मिलेगा। तो जब ये H+ घूमता फिरता अमोनिया के पास पहुंचेगा तो इसको भाई इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ना, H+ इलेक्ट्रॉन डिमांड कर रहा है और इसके पास ये इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं लोन पेयर। तो ये क्या कर सकता है, इसको अपना ये वाला इलेक्ट्रॉन कोऑर्डिनेट कर सकता है। ठीक है, मतलब कंडीशन कुछ इस तरीके से होगी। ये देखिए अमोनिया था, ये अमोनिया था NH3, इसके पास जो लोन पेयर था इसने H+ को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। डोनेट करने का मतलब ये लोन पेयर बीच में आ जाएगा और ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्म ले लेगा, है ना, एक कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्म ले लेगा और ये प्लस एक्चुअली में अब किस पे आ जाएगा, नाइट्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो बॉन्ड है, नॉर्मली पहले हम इसको एरो से रिप्रेजेंट करते थे, पहले इसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते थे, बट बात तो वही है ना कि भाई एक बॉन्ड में यहाँ पे भी 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसको अब एरो की जगह पे उसको भी हम सिंगल ही मानते हैं। बट ये ध्यान देके चलिएगा, वो जो चौथा बॉन्ड बना है वो कोऑर्डिनेशन से बना है, नाइट्रोजन ने कोऑर्डिनेट किया है हाइड्रोजन के साथ। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो पहले इस बॉन्ड को एरो से बनाते थे, बट अभी एरो की जगह उसको भी हम ऐसे सिंगल बॉन्ड ही बनाते हैं, क्योंकि उसमें भी 2 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्लियर है? और जिसने दिया उसके सर पे प्लस आ गया, उसके सर पे माइनस आना चाहिए था, बट एक्चुअली में क्या है कि उसके सर पे ऑलरेडी एक प्लस है, तो प्लस माइनस न्यूट्रलाइज हो गया। ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। ऐसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल अगर हम बात करें ओजोन मॉलिक्यूल की, ओजोन मॉलिक्यूल की, तो देखिए ओजोन मॉलिक्यूल कैसे बनता है। सबसे पहले आप देखिए O2 की बात करें, पहले O2 बना लीजिए। ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑक्सीजन के पास वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो एक ऑक्सीजन ने दूसरे ऑक्सीजन से 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिए, तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे भाई, 2 लोन पेयर इसके पास बच जाएंगे, 2 लोन पेयर इसके पास बच जाएंगे। ये O2 मॉलिक्यूल है, O2 मॉलिक्यूल है ना भाई। 2 4 6 8 इसके भी पूरे हैं, 2 4 6 8 इसके भी पूरे हैं। अब कहीं से घूमता फिरता एक ऑक्सीजन आया भाई, उसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, वो डिमांड करता है इलेक्ट्रॉन्स की। तो देखिए ये ऑक्सीजन अपना एक लोन पेयर उठा के इसको कोऑर्डिनेट कर सकता है। ठीक है, ये लोन पेयर उठा के इस ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर देगा, तो इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही था, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट ही था, इसका भी ऑक्टेट देखिए कंप्लीट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो इसको डोनेट करेगा, तो इस तरीके से हो जाएगा ये O सिंगल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। अब इस सिंगल बॉन्ड में ध्यान दीजिएगा, दोनों इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ऊपर वाले ऑक्सीजन के। अब उसके पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा, है ना, और बाकी ये तो जैसा था वैसा का वैसा है, और इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर थे। अब जरा काउंट करिए, क्या सबके पास इलेक्ट्रॉन पेयर में 8 पूरे हो गए, ऑक्टेट सबका क्या कंप्लीट हो गया, 2 4 6 8 हो गया, 2 4 6 8 हो गया, 2 4 6 8 हो गया, है ना। देखिए डोनेशन से फायदा हुआ, इसका तो ऑक्टेट डिस्टर्ब नहीं हुआ और उसका ऑक्टेट जो पूरा नहीं था वो पूरा हो गया, है ना भाई। उससे बेनिफिट मिला ना इस ऑक्सीजन को, और इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट भी डिस्टर्ब नहीं हुआ भाई। इसने दोनों इलेक्ट्रॉन लाके बीच में रखा, तो अभी भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट था और कंप्लीट है, लेकिन उसका ऑक्टेट तो देखिए कंप्लीट हो गया ना। अब एक फॉर्मल चार्ज आपको दिखाना है, तो इसने डोनेट किया इसको अपना इलेक्ट्रॉन, तो इसके सर पे आएगा माइनस, इसके सर पे आएगा प्लस। ठीक है, ये एक फॉर्मल चार्ज है जो आप ना दिखाएं तो भी चलेगा, आप केवल एरो वाला बॉन्ड बना देते तो भी चलता। ठीक है, जैसे हमने क्या कहा भाई, इसने इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दिया, तो हम ऐसा भी कर लेते हैं कि सिंपल इस बॉन्ड को ऐसा एरो से दिखा देते हैं। इस एरो में मतलब क्या है, इसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर था वो इसने इसको दे दिया। ठीक है, क्लियर है। तो ये ओजोन मॉलिक्यूल इस तरीके से भी दिखाते हैं, इस तरीके से भी बना सकते हैं। ऐसे देखिए अमोनिया के सामने BF3 मॉलिक्यूल आए, अमोनिया के सामने BF3 आए, तो देखिए अमोनिया में नाइट्रोजन के पास क्या था, एक इलेक्ट्रॉन पेयर था, और BF3 में बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है, BF3 में बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है।
क्योंकि देखो बोरॉन के पास आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 होते हैं। 3 की बॉन्डिंग करी, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन्स हुए, है ना। तो अगर चाहे तो ये लोन पेयर अपना उठा के इसको डोनेट कर सकता है। मतलब होगा क्या, ये नाइट्रोजन और बोरॉन के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब उसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और इसका ऑक्टेट तो पहले से ही कंप्लीट था भाई। इसका नाइट्रोजन का ऑक्टेट तो पहले से कंप्लीट था भाई। 2 4 6 8 इसके पास भी हो गए, 2 4 6 8 इसके पास भी हो गए। क्लियर है, बात समझ में आ रही है। ओके, तो ये सब हमारे एग्जाम्पल हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सल्फ्यूरिक एसिड का एग्जाम्पल ले सकते हो आप। अगर एक्सपेंडेड ऑक्टेट का रूल नहीं लगाओ तो सल्फ्यूरिक एसिड में भी सल्फर से ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट कर सकते हो। हाइड्रोनियम आयन की बात कर लें, H3O+। चलिए कुछ एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन की बात कर लें, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन देखिए कैसे बनता है। वाटर में ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं, 2 लोन पेयर्स। भाई 2 इलेक्ट्रॉन पेयर बचे हुए हैं, ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 2 4 और 2 की बॉन्डिंग हुई है ना। अब इसके पास घूमता फिरता भाई एसिड का H+ है, तो ये ऑक्सीजन चाहिए तो अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर उठा के उस हाइड्रोजन को डोनेट कर सकता है। तो यहाँ से देखिए क्या बन जाएगा, H3O+। ये ऑक्सीजन के पास 2 हाइड्रोजन के बॉन्ड तो पहले ही थे, एक लोन पेयर उसको दिया इस हाइड्रोजन को, है ना। क्लियर है, तो एक ही लोन पेयर बचा इसके ऊपर और ऑक्सीजन के सर पे क्या आ गया, प्लस आ गया। तो इसी को हम क्या लिखते हैं भाई, हाइड्रोनियम आयन। हाइड्रोनियम आयन शॉर्ट में जिसको H3O+ लिखते हैं, है ना। तो ये आपका कोऑर्डिनेशन से बना है, ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन पेयर उसको कोऑर्डिनेट किया हुआ है। ऐसे देखिए जब एक्सपेंडेड ऑक्टेट का रूल नहीं था तो सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर हम किस तरीके से जस्टिफाई करते थे। भाई सल्फर वैसे तो 2 ही बना सकता है अगर ऑक्टेट रूल के बेसिस पे देखें, एक्सपेंडेड ऑक्टेट में तो और बना सकता है, बट ऑक्टेट रूल को फॉलो अप करें तो सल्फर पे 2 ही बना सकता है ना, SOH SOH। ठीक है, तो अब इसके बाद देखिए सल्फर के पास भी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 2 की बॉन्डिंग करी तो बचे 4 इलेक्ट्रॉन्स। अब ये चाहे तो ऑक्सीजन को देखिए कोऑर्डिनेट कर सकता है। एक ऑक्सीजन को ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर दे, दूसरे ऑक्सीजन को ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कर दे। तो पहले सल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर इस तरीके का हम बनाते थे जब एक्सपेंडेड ऑक्टेट का रूल नहीं था। बट पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया भाई ऑक्टेट रूल के बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं, है ना। एक्सपेंडेड ऑक्टेट भी होता है, सल्फर बनाता है आराम से, 6 बॉन्ड बना सकता है। तो अभी इसका स्ट्रक्चर हम इस तरीके से बनाते हैं एक्सपेंडेड ऑक्टेट को फॉलो करते हुए कि भाई सल्फर 6 इलेक्ट्रॉन्स की भी शेयरिंग कर सकता है। तो अभी ये भी सही है, बट पहले जब एक्सपेंडेड ऑक्टेट नहीं था तो इस तरीके से कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू हम सल्फ्यूरिक एसिड के स्ट्रक्चर को जस्टिफाई करते थे। ओके, तो ये था आपका कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड, है ना, जिसमें भाई एक ही एलिमेंट क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर लाके बीच में शेयर करेगा। हाँ, वो भी इलेक्ट्रॉन दोनों में काउंट होंगे भाई, ठीक है। अब जैसे इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये 2 इलेक्ट्रॉन उसमें भी काउंट होंगे, ये इसमें भी काउंट होंगे, जस्ट लाइक कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड में जैसे करते थे वैसे ही इसमें भी जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो दोनों में काउंट होंगे। ओके, क्लियर। चलिए अब कुछ बॉन्ड पैरामीटर्स के बारे में हमें देखना है, ठीक है। ये हमने 3 तरह के बॉन्ड अभी तक डिस्कस कर लिए, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड। तो देखिए बॉन्ड पैरामीटर्स, कुछ बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको हम बॉन्ड पैरामीटर्स बोलते हैं, जिसमें हमें पढ़ना होता है भाई सबसे पहले बॉन्ड लेंथ को, ठीक है। बॉन्ड लेंथ के बारे में शॉर्ट में हम इसको BL लिखेंगे। उसके बाद बॉन्ड एंगल के बारे में थोड़ा देखना होगा, इम्पॉर्टेंट है बॉन्ड एंगल। इसके अलावा बॉन्ड इंथैल्पी के बारे में देखेंगे। बॉन्ड इंथैल्पी, 2 तरह के इंथैल्पीज आएंगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एंड
बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पीज। इसके अलावा बॉन्ड ऑर्डर के बारे में हमें देखना होगा, बॉन्ड ऑर्डर के बारे में देखना होगा। इसके अलावा बॉन्ड पैरामीटर में एक और थोड़ा लंबा टॉपिक पढ़ेंगे, वो आई थिंक अगले लेक्चर में हमें पढ़ना होगा। रेजोनेंस का टॉपिक पढ़ना होगा, रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। ओके, तो ये सब बॉन्ड पैरामीटर्स को हमें डिस्कस करना है एक एक करके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ये चार देखते हैं, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड ऑर्डर, ये सब क्या चीजें हैं। ओके, देखिए अगर बॉन्ड लेंथ की अगर हम बात करें तो बॉन्ड की लेंथ है क्या एक्चुअली में, जब दो एटम्स आपस में कंबाइन हुए, एक कोवैलेंट बॉन्ड का सपोज करिए फॉर्मेशन हुआ, तो दोनों एटम्स के बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, ठीक है भाई, दो एटम्स आपस में आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो आके रुक रहे हैं, तो दो एटम्स ने जब इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करी है तो इनके बीच का जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस है, भाई एक एटम का एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, दूसरा एटम का पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, इनके न्यूक्लियस के बीच का जो गैप है, जो बीच का डिस्टेंस है, जिसको हम इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बोल सकते हैं, ठीक है ना। इसको क्या बोल सकते हैं, इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस, इसी को हम बॉन्ड लेंथ का नाम देते हैं, न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस डिस्टेंस, है ना भाई। हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाया, तो हाइड्रोजन का न्यूक्लियस और उधर क्लोरीन का न्यूक्लियस, बीच में जो इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस होगा वही उसकी बॉन्ड की लेंथ होती है। जैसे पीरियोडिक टेबल के सबसे शॉर्टेस्ट बॉन्ड लेंथ की बात करें तो हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ सबसे शॉर्टेस्ट होती है, H सिंगल बॉन्ड H 74 पिकोमीटर की बॉन्ड लेंथ। ज़्यादातर ये बॉन्ड की लेंथ भाई किस ऑर्डर में आएगी, नैनोमीटर, पिकोमीटर, पिकोमीटर के आसपास ही घूमती है ना। तो मतलब क्या है, एक हाइड्रोजन आया, दूसरा हाइड्रोजन आया, उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, H2 मॉलिक्यूल बना, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन के न्यूक्लियस से दूसरे हाइड्रोजन के न्यूक्लियस की जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ पे क्या होती है, 74 पिकोमीटर होती है, ठीक है, इन केस ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अच्छा, ये बॉन्ड की जो लेंथ है इसको कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, एक तो एटम का साइज अफेक्ट करता है। सबसे पहली बात देखें तो भाई एटम छोटा होगा तो उसका न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस से पास में होगा, और एटम अगर बड़ा होगा तो उसका न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के है ना, दूसरे एटम के न्यूक्लियस से दूर होगा। तो सबसे पहला जो फैक्टर अफेक्ट करता है बॉन्ड लेंथ को, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं, फैक्टर्स अफेक्टिंग बॉन्ड लेंथ की अगर मैं बात करूं तो पहला फैक्टर होगा हमारा साइज का फैक्टर, साइज ऑफ एटम्स, और दूसरा फैक्टर देखिए बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी का फैक्टर होता है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी। बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी से क्या मतलब है भाई, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। जैसे सिंगल बॉन्ड बड़ा होता है, डबल बॉन्ड की लेंथ थोड़ी शॉर्टर हो जाती है, ट्रिपल बॉन्ड की लेंथ और शॉर्ट हो जाती है ना, और छोटी हो जाती है। तो साइज ऑफ एटम और बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी, साइज ऑफ एटम छोटा होगा तो भी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, और बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ेगा तो बॉन्ड की लेंथ छोटी होगी। सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड से छोटा हो जाता है ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द सेम एटम्स, है ना। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं आपके लिए सिंपल सा इन दोनों फैक्टर्स के लिए, तो फर्स्ट हमने कहा एज साइज ऑफ एटम, एज साइज ऑफ एटम increases the bond length increases। जैसे जैसे साइज ऑफ एटम बढ़ता है बॉन्ड की लेंथ भी बढ़ती जाती है। जैसे कार्बन कार्बन की बात करूं, उससे बड़ा होगा सिलिकॉन सिलिकॉन का बॉन्ड, उससे बड़ा होगा जर्मीनियम जर्मीनियम का बॉन्ड,
है ना भाई, ग्रुप में नीचे चलते हैं तो साइज ऑफ एटम बढ़ता जाता है। कार्बन से नीचे सिलिकॉन है, सिलिकॉन से नीचे जर्मेनियम है, सेम ग्रुप के मेंबर्स हैं, तो साइज ऑफ एटम जैसे जैसे बढ़ेगा बीच के सिंगल बॉन्ड की जो लेंथ होती जाती है वो बढ़ती जाती है। ये बॉन्ड लेंथ का हमने ऑर्डर लिखा है। कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा बड़ा होगा, सिलिकॉन सिलिकॉन का सिंगल बॉन्ड। दूसरा हमने कहा कि भाई बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, तो एज द बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी, the bond multiplicity increases, the bond length decreases। जैसे जैसे बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है बॉन्ड की लेंथ डिक्रीज करती है। जैसे हम बात करें भाई कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन का ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, तो भाई ये सिंगल बॉन्ड सबसे बड़ा होता है, डबल उससे छोटा होता है, ट्रिपल सबसे छोटा होता है। ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर होता है, ठीक है। बॉन्ड की मल्टीप्लिसिटी जैसे जैसे बढ़ती है बॉन्ड की लेंथ वैसे वैसे कम होती जाती है। ऐसे नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन बड़ा होगा, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन छोटा हो जाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन और छोटा हो जाएगा। क्लियर हो रहा है, ठीक है। एक्चुअली में ऑर्बिटल्स और ज़्यादा ओवरलैप करने के लिए दो एटम्स को और पास में आना पड़ता है। यहाँ पे एक ही ऑर्बिटल को ओवरलैप करने की ज़रूरत है, यहाँ पे दो ऑर्बिटल्स को ओवरलैप करना पड़ेगा, तो उनको ओवरलैप करने के लिए एटम्स को और ज़्यादा क्लोज आना पड़ता है, जिससे वो बॉन्ड की लेंथ डिक्रीज हो जाती है। तो ये दो फैक्टर हैं जिनके ऊपर बॉन्ड लेंथ मेनली डिपेंड करता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे फिनिश कर रहे हैं, बाकी के आगे के बॉन्ड पैरामीटर्स को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।